A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. आज के सेशन में बच्चों हम लोग जो है साइमन कमीशन से जुड़े हुए रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद जो है फिर हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पर. After Simon Commission, we will cover about the Purna Swaraj Lahore session of the Congress, proposal of the complete independence और पूर्ण स्वराज in 1929. चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को. Please give me few seconds. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया था. एक बार फिर से जो हम क्वेश्चन 10 को देखेंगे. चलिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या था? विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो देखिए आखिर में साइमन कमीशन में बच्चों क्या कह रहा था. 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. एक्चुअली 10 से जो है हमें शुरू करना था. तो यहाँ पे साइमन कमीशन में जो प्रोविजंस मेंशन किए गए थे वहां पे क्या कहा गया था? वहां पे कहा गया था कि डायरेक्टरी को हटा करके हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में लेकर के आएंगे. एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में. वैसे हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है. आंसर देख लेते हैं हम लोग. एक्सप्लेनेशन The Government of India Act 1919 had introduced a system of diarchy to govern the provinces of the British India. तो Government of India Act 1919 की बात हम लोग कर रहे थे. तो वहां पे बेटा जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह रहे थे, वहां पे कहा गया था कि प्रोविंसेस में जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. And this act had a provision that a commission should be appointed after 10 years to investigate the progress of governance. और यही जो Government of India Act 1919 था जहां पर डायरकी की बात की गई थी वहां पे एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया था कि नेक्स्ट 10 इयर्स में मींस 1929 की हम बात कर रहे हैं. 1929 में जो है एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये देखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कितना प्रोग्रेस किया है. The other statement in the context to Simon Commission is incorrect. मींस देखिए जो ए वाला ऑप्शन था हमारा ये करेक्ट है. फाइन. चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड. तो देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही एक्चुअली लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया जाता है और उसी कारण जो है कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है. तो लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन लाठीचार्ज इन प्रोटेस्ट टू द साइमन कमीशन. तो ये चीज पहले ही आप लोग को क्लियर हो चुकी है कि लाला लाजपत राय जो है उनको चोट कैसे लगती है जब वो साइमन कमीशन के विरोध में जो है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उस समय उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों आखिर क्या लिखा हुआ है. प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. चलिए एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं. 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन. देखिए ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि 1927 में यानी 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन. और ये कमीशन जो है फरवरी 1928 में भारत में पहुंचती. जब भारत पहुंचती है बॉम्बे में फेब 1928 में, तो उस समय जो है साइमन गो बैक या फिर साइमन वापस जाओ का नारा जो है भारतीयों के द्वारा दिया जा रहा था. 1928 की बात करते हैं जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचती है तो उस समय जो है लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे होते हैं एक नॉन वारंट प्रोटेस्ट को इस साइमन कमीशन के खिलाफ. और इसी के आप कह सकते हैं इसी की वजह से जो है पुलिस के द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो आप कह सकते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है. The police struck back with a lethal force carrying out a लाठी चार्ज. लाला लाजपत राय जी को बहुत ज्यादा चोट लगती है in the police assault and eventually died in November 1928. तो देख सकते हैं आप कि कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों. प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. चलिए शुरू करते हैं. टू होम वॉज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड. तो देखिए क्या कह रहा है कि पंजाब केसरी का टाइटल जो है किसे दिया गया था. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय जी की. ध्यान रखिएगा पंजाब केसरी जस्ट वेट. पंजाब केसरी टाइटल वॉज कन्फर्ड टू द लाला लाजपत ये लाला हरदयाल को मैंने टिक कर दिया है.
लाला लाजपत राय जी की हम यहाँ बात करें, सी हमारा सही है, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज अ पंजाब केसरी, वॉज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ द पंजाब हु लेड फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो हम लोगों ने देख लिया लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। Protest led by the Lala Lajpat Rai was organized in Lahore 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो क्या कह रहा है, एसेशन और रीजन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि जो प्रोटेस्ट लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, तो कह रहा है कि वो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। तो हाँ, ये तो आप लोग को पता ही, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक फुल स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा प्रोटेस्ट जो है किया गया था लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ। रीजन कह रहा है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। क्या कारण ये था विरोध करने का कि साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। आप सभी लोगों को पता है कि साइमन कमीशन जो है 7 मेंबर्स की बॉडी थी जिसको चेयर कर रहे थे सर जॉन साइमन। तो हाँ, तो जो रीजन भी दिया हुआ है बच्चों वो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसी कारण जो है साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था। और यही कारण है कि साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय जी के द्वारा भी किया जा रहा था, जहां पे जिसमें उन्होंने लाहौर में जो है इसके विरोध प्रोटेस्ट किया था। और यहीं पे जो है इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है और इसी कारण जो है नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही, बोथ एसेशन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, आप सभी लोग को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। फरवरी 1928 में ये कमीशन बॉम्बे पहुंचता है, इसका विरोध किया जाता है और इसी प्रकार से जो है विरोध लाला लाजपत राय वेरियस अलग अलग जगह पे जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा और नारा दिया जा रहा था साइमन गो बैक और साइमन वापस जाओ। इसी प्रकार से जो है हमें लाहौर में भी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जो कि जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। And during this, he got severely injured in the lathi charge carried out by police and died on 17th of November 1928। तो आप देख सकते हैं बच्चों 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, क्या लिखा, नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट से जो आप ये मत सोचिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था, एक्चुअली इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू जी। तो देखिए क्या लिखा हुआ, नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हुम, मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का नाम मत टिक कर दीजिएगा, इट इज ये जो है मोतीलाल नेहरू जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए जस्ट वेट। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की जाती है जहां पे डोमिनेंट स्टेटस का डिमांड किया जाता है इंडियंस के लिए एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन रिस्पांस ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के रिस्पांस में ही बच्चों नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में पेश की जाती है जहां पे डोमिनेंट स्टेटस का जो है डिमांड किया जाता है। मोतीलाल नेहरू वाज अ चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्टी कमिटी प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू वाज अ सेक्रेटरी ऑफ दिस कमिटी। देखिए प्रिपेयर जो किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ये जो है मोतीलाल नेहरू जी ऑल पार्टी कमेटी के जो है चेयरमैन थे और उसी कमेटी में जो है सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू जी। 2 मुस्लिम्स थे उसमें, इंक्लूडिंग 9 अदर पीपल वर द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बच्चों। Who among the following had demanded the first dominant status for India? तो देखिए क्या कह रहा है कि किसके द्वारा जो है सबसे पहले डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड की गई भारत के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो सर तेज बहादुर सप्रू एंड एम जयकर जी की हम बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, क्या लिखा, पंडित मोतीलाल नेहरू जी इन मार्च 1926 डिमांडेड टू कॉल अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया। However, the name of the Govind Vallabh Pant has been mentioned with his Pandit Motilal Nehru name in the given option was not related to it. अब देखिए एक्चुअली जो है the C will be the correct answer because तेज बहादुर सप्रू एंड जैकर were the member of the committee prepare नेहरू रिपोर्ट। आप देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन लिखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
देखिए बच्चों, आपके सामने ऑप्शन एक बार देखिए जरा कि क्या लिखा हो। पंडित बी वाला ऑप्शन, अगर आप मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं तो मोतीलाल नेहरू लिखा हुआ है एंड गोविंद वल्लभ पंत लिखा हुआ है। तो देखिए मोतीलाल नेहरू जी जो है इस कमिटी से नहीं जुड़े हुए थे, जिस कमिटी के द्वारा जो है इस डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया की डिमांड की गई थी। इसीलिए बी वाला ऑप्शन हम नहीं टिक करें। जहां पे हम सी वाले की बात करते हैं, सर तेज बहादुर सप्रू एंड जायकर जी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जो है ये कमिटी के मेंबर थे, जिस कमिटी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू जी थे, जिसके सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिस कमिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया, आप कह सकते हैं इस डिमांड को रखा गया था, डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, वहां के मेंबर तेज बहादुर सप्रू और जायकर जी थे। इसलिए जो सी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, मींस तेज बहादुर सप्रू एंड जायकर जी, इस और गोविंद वल्लभ पंत और मोतीलाल नेहरू का जो है नाम यहाँ पे, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत दे दिया है, इसलिए जो है इनका नाम, ये बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर पंडित मोतीलाल नेहरू रहता तो हम सबसे पहले जो बच्चों बी को टिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was और were recommended by the नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए क्या कह रहा नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चों पेश की गई थी। तो यहाँ पे कह रहा कि आखिर बताइए ये कौन कौन से प्रोविजंस थे जो नेहरू रिपोर्ट में जो है यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा रिकमेंड किए गए थे। क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे। देखिए पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 1929 यानी कि 1929 में हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। चलिए जहां जहां जो है अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की हम बात करते तो जिस जिस ही ऑप्शन में 1 वाला लिखा हो वो जी गलत है बच्चों। देख सकते हैं आप ए में, डी में और सी में, इन तीनों जगह तीनों में जो है 1 ऑप्शन है, तो इट मींस ए, सी और डी गलत है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन की हम बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो है बी वाला ऑप्शन बचता है, जहां पे 1 नहीं लिखा हुआ है, इससे बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और आंसर भी हमारा बी ही है बच्चों। 2 and 3 जो है आर द करेक्ट वन। चलिए एक बार देख लेते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट में आखिर लिखा क्या है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज, तो हाँ बच्चों ये डिमांड किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। देन थर्ड पॉइंट लिखा हुआ प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बच्चों ये भी पॉइंट भी है, सही है। मीन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बोथ आर द करेक्ट वन। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बोथ आर करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन के एक बार हम देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेहरू रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे बच्चों। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसमें जो है रिकमेंडेशन दिया गया था कि भारत के लिए जो है डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी इन प्लेस ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हम 1929 में करेंगे, ठीक है। इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द सेपरेट इलेक्टेड फॉर एनी कम्युनिटी और वेटेज फॉर माइनॉरिटीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। एज रिगार्ड द कम्युनल प्रॉब्लम द रिपोर्ट रिकमेंडेड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अब देखिए क्यों आखिर जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। कम्युनल प्रॉब्लम, देखिए हिंदू मुस्लिम की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसी को जो है सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं, उसी को देखते हुए जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी विद रिजर्वेशन फॉर द स्टेट्स ऑफ सीट्स, जस्ट वेट, विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। रिपोर्ट ऑल्सो डिफाइंड द प्रोविजन और द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू गिव स्पीच, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन। तो देख सकते हैं बच्चों जो हम लोग सेकंड और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर माइनॉरिटी, क्योंकि जो है कम्युनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात यहाँ पे की जाए। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये भी पॉइंट था, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। Who among the following was responsible for the formation of Independence of India League 1928? तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि आखिर में से इनमें से कौन कौन लोग जो है मिल करके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना करते हैं 1928 में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों लोग मिल करके जो है, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों लोग मिल करके बच्चों इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना करते हैं। जस्ट वेट।
चलिए हम लोगों ने देख लिया बच्चों सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की जाती है। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस jointly founded Independence for India League 1928 with the purpose to articulate the for complete independence ahead of dominant state। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंटली फाउंडेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों जो है आखिर में इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है, ताकि टू आर्टिकुलेट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस अहेड ऑफ द डोमिनेंट स्टेट। इंडिपेंडेंस लीग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू यूनाइट प्रोग्रेसिव पावर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हम लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे, जहां पे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा होता है। नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय हुम। तो हम लोगों ने देखा था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है हेड किया जा रहा था, जिस कमिटी के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया था। और सब्जेक्ट क्या था आखिर, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया इट वाज सब्जेक्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हो बच्चों यहाँ पे। Nehru report was drafted by committee headed by Motilal Nehru and subject was a constitutional arrangement in India। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। In which of the following section of the Muslim League मोहम्मद अली जिन्ना put forth his 14 point proposal। देखिए 14 सूत्रीय मांग यानी कि 14 point proposal ये भी पूछता है कि किसके द्वारा इसको लेकर के आया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा बच्चों ये लेकर के आया जाता है मुस्लिम लीग के 1929 अधिवेशन में। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या, 1929। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं बच्चों आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। सभी पॉइंट जो घटना चक्र एनसीईआरटी से ही कवर किए जा रहे हैं। 14 पॉइंट प्रपोजल टू प्रोटेस्ट नेहरू रिपोर्ट। आप देख सकते हैं बच्चों की ये जो 14 पॉइंट प्रपोजल था जिसको जिन्ना जी के द्वारा लेकर के आया गया रहता है, वो नेहरू रिपोर्ट की खिलाफी लेकर के आते हैं। और कब जो मोहम्मद अली जिन्ना इस 14 पॉइंट प्रपोजल को लेकर के आते हैं 28 मार्च 1929 को एज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्लान टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम्स इन अ सेल्फ गवर्निंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ द मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन अपोजिशन टू। तो देखिए क्या कह रहा है, रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग को फॉर्म करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे। असल में नेहरू रिपोर्ट में जहां डोमिनेंट स्टेटस की बात की जा रही थी ना, उसी कह सकते हैं अपोजिशन में ही इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की जाती ताकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया। नेहरू रिपोर्ट के जो है अपोजिशन में इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। यूथ एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अपोज द नेहरू रिपोर्ट ऑन द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दे डिमांडेड टू अडॉप्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द एज अ इमीडिएट गोल। देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको क्या चाहिए था, हमें पूर्ण स्वराज तुरंत चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। अब ये जो है इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जा रही थी। ये जो यूथ एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर थे, ये हमारे यूथ थे, हमारे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं। विच हु ऑफ द फॉलोइंग was the president of the all parties conference held in Feb 1928। तो देख सकते हैं क्या कह रहा है कि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 1928 में, इसके जो है प्रेसिडेंट कौन रहते हैं बच्चों। तो इसके प्रेसिडेंट जो है M.A. अंसारी जी रहते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन Feb 1928 इन दिल्ली। Dr. M.A. Ansari was the president of this conference। ठीक है, it was attended by the representative of 29 organization in response to the
अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन एंड चैलेंज गिवन बाय द लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना बिकॉज ऑलरेडी सभी चीजों को हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। फटाफट चीजों को जब कोई रिवीजन के फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। देखिए नया टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करने जाए तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है एक पेन और कॉपी को जरूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे नोटेड डाउन करते चले। ठीक है, कुछ बातों को जो यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट का समय दीजिएगा। फटाफट हम जो है चीजों को जो है जिस्ट को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे सामने उन्हें जो है उनका वो क्वेश्चन आप लोगों के गलत ना हो। तो मैं देख लेती हूँ क्या क्या बातें आप लोगों को बतानी है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि किस अधिवेशन में जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा स्वराज का डिफिनेशन दिया गया था बच्चों। तो अहमदाबाद सेशन 1928 में 21 में जो है मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है स्वराज का डिफिनेशन दिया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस किस प्रकार का, जितने भी फॉरेन कंट्रोल है, विदेशी कंट्रोल है, उन सभी से जो है हमें पूर्ण आजादी चाहिए। और इसी के लिए जो है एक रिजोल्यूशन पास की जाती है ताकि जो है हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को जो है अचीव कर सके, अडॉप्ट कर सके। CR Das was elected as a president of the Congress अहमदाबाद सेशन। तो देखिए अहमदाबाद सेशन की जो हम बात कर रहे थे 1921 में होता है, उसके प्रेसिडेंट जो है बच्चों CR दास जी रहते हैं। बट द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द हकीम अजमल खान। अब देखिए 1921 के इस अधिवेशन को जो है प्रिसाइड करने के लिए CR दास जी को चुना जाता है, बट क्योंकि CR दास जी उस समय जेल में होते हैं इसलिए इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं कौन, हकीम अजमल खान जी। जब हम कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं 1928 की हम बात करें, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट में जो भी बातें मेंशन की गई उसको एक्सेप्ट कीजिए, और या तो फिर जो है आप मास आंदोलन के लिए जो है कहते हैं मास मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए कि मास मूवमेंट फेस करना है आपको। इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेकिंग एनी एक्शन। हम देखिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो ये था कि हाँ भारतीय कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, ना ही नेहरू रिपोर्ट में जो भी बातें मेंशन की गई थी, जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो इसके अगेंस्ट में जो है नेहरू रिपोर्ट पे क्योंकि किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं ली जाती है, कांग्रेस ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हमें जो है पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा गोल है पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज की डिमांड यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन 1929 में की जाती है, जिसको हेड कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Just wait for a few seconds. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये बातें देख ली कि उस लाहौर अधिवेशन को जो है हेड कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 की हम बात करते हैं। विद द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। अब देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने ये पूरा जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसको हेड कर रहे होते जवाहरलाल नेहरू जी। 31 दिसंबर 1929 की बात करते हैं। मिडनाइट में जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है अनफर्ल किया जाता है या होस्ट किया जाता है रावी नदी के किनारे। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट द सिटिंग ऑफ 2 जनवरी 1930 डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930। और यही जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी 2 जनवरी 1930 को ये निर्णय लेती है कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और 26 जनवरी को जो है हर साल हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में, जिसे आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए इतनी सारी बातें काफी है हमारे लिए। अब कुछ जो प्रोविजंस थे, जो अनाउंसमेंट किए गए थे लाहौर अधिवेशन में, एक बार उनको हम देख लेते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
जस्ट वेट। फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कुछ प्रोविजंस थी जो अनाउंसमेंट किए गए थे इस लाहौर अधिवेशन 1931 दिसंबर 1929 को, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या थे बच्चों। देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा था। और दूसरा पॉइंट लिखा था रिनाउंसिएशन ऑफ द प्लान ऑफ डोमिनेंट स्टेटस इन द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में जो बात कही जा रही थी डोमिनेंट स्टेटस की, उसको जो है त्यागने की बात कही जा रही थी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। देन वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फाइन। ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन डीम्ड नेसेसरी। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। ड्यूरिंग द Indian freedom struggle, who among the following proposed Swaraj should be defined as a complete independence free from all foreign control। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है जब हम अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय स्वराज के लिए जो किसने प्रपोजल रखा, किसने डिफाइन किया कि जो है इसका मतलब होता है पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मौलाना हसरत मोहानी के बारे में, तो इन्हीं के द्वारा बच्चों ये प्रपोजल रखा गया था। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, मौलाना हसरत मोहानी अहमदाबाद के अधिवेशन में हम लोगों ने देखा था 1921 में जो है अहमदाबाद का अधिवेशन होता है, वहां पे मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है स्वराज शब्द का जो है डेफिनेशन दिया जाता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल एंड शुड बी कंसिडर्ड द गोल ऑफ द कांग्रेस। और यही जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है अब कांग्रेस का जो है गोल होना चाहिए। और सी आर दास जी जो है इस अहमदाबाद के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन होता है उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं, बट क्योंकि जो है वो उस समय जेल में होते हैं तो इस कारण जो है हकीम अजमल खान के द्वारा जो है इस अहमदाबाद अधिवेशन 1921 को प्रिसाइड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है पॉइंट आपके सामने जो बच्चों लिखा हुआ है इससे एक्चुअली 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर proposed to adopt complete independence as goal of the Congress in the Ahmedabad अधिवेशन 1921। तो देखिए बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया कि किसके द्वारा जो है अहमदाबाद के अधिवेशन 1928 में 21 में जो स्वराज का डेफिनेशन दिया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल एंड ये जो है अब से कांग्रेस का गोल होगा। तो मौलाना हसरत मोहानी की हम बात कर रहे थे बच्चों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मौलाना हसरत मोहानी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन डिड द कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्या कह रहा है कि कब जो है कांग्रेस के द्वारा एक प्रपोजल पास किया जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए बच्चों हम 1929 लाहौर अधिवेशन की ही हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 1929, just wait for a few seconds। चलिए देखते हैं। कांग्रेस हैड गिवन अल्टीमेटम इन इट्स कैलकाटा सेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, कांग्रेस ने जो है अपने कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए या फिर जो है मास मूवमेंट को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए।
बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कांग्रेस के द्वारा दिए गए इस अल्टीमेटम को, जो इस वार्निंग पे जो है किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। तब अंत में आकर के जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1929 में जो है लाहौर सेशन में इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल जो है पास किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है पहली बार। And Jawaharlal Nehru on 31st of December 1929 hoisted the flag of independence, India's independence on the bank of Ravi River एट लाहौर। तो आप देख सकते हैं बच्चों की क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये जो रवि रिवर लिखा हुआ, इससे वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हो कि किस नदी के किनारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी। कांग्रेस इन इट्स मीटिंग ऑफ द जनवरी 2 1930 डिसाइडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यही कहा गया था कि अब 26 जनवरी 1930 को जो है हम पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, और आने वाले समय में जो है हर साल हम 26 जनवरी को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में ही सेलिब्रेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा है। बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड एज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1947 से पहले, देखिए 1947 से पहले पूछ रहा है कि 26 जनवरी को जो है हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बच्चों आप सभी लोग को पता है हम जो है इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर जो पूर्ण स्वराज के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन हमारा सही है, पूर्ण स्वराज की हम बात करें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लाहौर अधिवेशन 1929 होता है जहां पे पूर्ण स्वराज के प्रपोजल को पास किया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक कह सकते फ्लैग होस्टिंग की जाती है, और इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 31 दिसंबर 1929 रवि नदी के किनारे लाहौर में। और यही डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को जो हम सेलिब्रेट करेंगे पूर्ण स्वराज डे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, और यही 1947 तक जो हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। वंस अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, एंड जितने भी हमारे प्रीवियस सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं प्लीज सभी सेशंस को जरूर ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर। तो क्या कह रहा है कि जो पूर्ण स्वराज का प्रपोजल है लाहौर में जो पास होता है, किस साल पास होता है? 1929। ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए क्या कह रहा है, किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के द्वारा मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 हम लोगों ने देखा, 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया जा रहा था, डिक्लेयर किया गया था कि पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। अप्रोक्सीमेट 19 क्वेश्चन है, उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड और जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was the president of the Indian National Congress when the resolution of पूर्ण स्वराज was passed। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन हमारे सामने। दादा भाई नौरोजी, क्वेश्चन था हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। लिखा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास कर रही होती है उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन रहता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। इसमें आपको जो है थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका प्रेसिडेंट इस समय जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। Who declared the aim of Congress as a पूर्ण स्वराज in the Lahore session of the Congress 1929? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वेरियस टाइम ये क्वेश्चन यूपीएससी देख सकते हैं आप बच्चों, यूपीएससी में आया हुआ, यूपीपीसीएस में आया हुआ, यूपीपीसीएस प्री मेंस सब जगह आया हुआ, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो किसी भी स्टेट में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में नहीं पूछा गया, वेरियस बीपीएससी यूपीएससी उत्तराखंड अलग अलग राज्यों में जो इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और हर राज्य के जो अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज जो गोल रखा गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में जो पूछा गया था, जो इस एम को रखा गया था, उस एम को डिक्लेयर करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे हैं। इट वाज डिक्लेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एज द एम ऑफ द कांग्रेस और एज पूर्ण स्वराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 1929। देखिए एक रावी नदी, ध्यान रखिएगा कि रावी नदी के किनारे लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को जो है इंडियन फ्लैग को जो होस्ट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों।
Who raised the flag of independence at the Congress session of 1929? क्या अभी भी आप लोग को यहाँ पे सोचना है? देख सकते हैं बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बीपीएससी में, उत्तराखंड में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। Who raised the flag of independence at the Congress अधिवेशन 1929? तो हम बच्चों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ। ध्यान रखिएगा आप लोगों को मैं पहले ही बता दी मेरा जो है पेन टैब थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है हाइलाइटर यूज करें, वहां भी जो है चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर रही हैं, थोड़ा सा आप लोग जो है कॉपरेट कर लीजिएगा, 2-4 दिन लगेंगी चीजें सही होने में। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होस्टेड? तो देख सकते कि कब जो है इसको होस्ट किया गया था हमारे ट्राई कलर फ्लैग को। तो 31 दिसंबर 1929 की हम बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से किस अधिवेशन को जो है पहली बार प्रिसाइड किया गया था? तो वही लाहौर अधिवेशन 1929 का, 1929 का, जहां पे जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी इसी अधिवेशन में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लाहौर सेशन 1929 ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट टाइम एंड द प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास इन दिस सेशन। आप सभी लोग को पता है, और इसी सेशन में जो है ये कहा गया था कि अब हर साल जो है 26 जनवरी को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? लाहौर सेशन ऑफ द आईएनसी 1929 इज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज। अब देखिए क्या कह रहा है कि किन किन कारणों से जो है, किस कारण से जो है आईएनसी का जो है लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 ये इंपॉर्टेंट है। द कांग्रेस पास अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या कांग्रेस जो है यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड करती है? दूसरा लिखा, द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स was resolved in that session। नहीं बच्चों, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है एक्चुअली ये लखनऊ अधिवेशन की बात कर रहा है, और इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है रीयूनाइट हो जाते हैं मॉडरेट लीडर्स से। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा, रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थियरी इन दैट सेशन। तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट गलत है, यहाँ पे सिर्फ पहला पॉइंट हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जस्ट वेट। 1929 session of the Indian National Congress is of the significance in the history of the फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। अब देखिए क्या कह रहा है, 1929 यानी कि 1929 का जो सेशन होता है एनसी का, आखिर में जो है इतिहास में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो आप सभी लोग को पता है पूर्ण स्वराज का डिमांड यहाँ रखा गया था। कांग्रेस का जो है गोल इसी को किया गया था कि अब जो है कांग्रेस का गोल जो है पूर्ण स्वराज होगा या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। तो यू कैन इजिली फाइंड की इस लाहौर अधिवेशन और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है, इससे यूपीएससी में भी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जो है इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया था। जस्ट वेट, मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा था वहां पे। यूपीएससी 2006 में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो जो है बच्चों उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था? इट वॉज पास बाई हूं, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था इस पूर्ण स्वराज के जो है गोल को। तो देख सकते रिजोल्यूशन को, तो एक ही टॉपिक से जो है किस प्रकार से वेरियस फॉर्म में जो सीक्वेंस चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज अ गोल ऑफ द आईएनसी? तो देखिए हम लोगों ने देखा था लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर सेशन 1929 की हम बात करें, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट लाहौर। आप सभी लोग को पता है बच्चों, यहाँ पे कुछ सोचना समझना नहीं है आप लोगों को, लाहौर की हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस 1929 वॉज। देखिए 2006 में यूपीएससी के 2006 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एंड यूपीएससी उत्तराखंड यूपीएससी वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को किस प्रकार से अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आप लोग को याद भी हो गया होगा कि हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following was not included in the resolution of the Lahore session of the Congress 1929? तो कह रहा है कि कौन सा प्रोविजन या फिर पॉइंट जो है आईएनसी की लाहौर सेशन में जो है नहीं इंक्लूडेड था। पहला लिखा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो हाँ बच्चों ये पॉइंट था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दूसरा पॉइंट लिखा डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो हाँ ये भी बी पॉइंट भी था हमारे सामने। प्रोविजन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी जो है थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया हुआ है। प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने का भी यहाँ पे जो है प्लानिंग चल रहा था। फिर डी ऑप्शन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे सामने नहीं था, यानी कि ए बी सी हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। रिजोल्यूशन जिसको प्रपोज किया गया था आईएनसी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन से जो है किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ द प्लान ऑफ द डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया हैज बीन रिनंसिएटेड। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस को जो है हम लोग त्याग रहे हैं और अब हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। द वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑल इंडिया कांग्रेस वेन एवर इज considers appropriate can start the civil disobedience movement। तो देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो है जब जब भी जो है सही लगता है, जस्ट वेट, कांग्रेस के द्वारा जब सही लगे कि ये समय सही समय आ गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का, तो वो जो है शुरू कर सकते हैं। ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था इसके बारे में जो है किसी भी प्रकार का प्रपोजल मेंशन नहीं किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैन बी कंसिडर्ड as India's foreign policy, as the British government only had a right to make a foreign policy of India. It was primarily passed in Congress session 1921 that there must be a foreign policy for India। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। ये आज का जो है ये इस सेशन से जुड़ा, सॉरी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को, 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड रिमेनिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को जो है कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मूव्ड। देख सकते हैं आपकी एकदम आप लोग को अब याद भी हो गया होगा कि आखिर ये पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन था किसके द्वारा पास किया गया था, नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था। याद हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। और चैट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का जरूर आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू एट लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल स्पीच। इन्होंने कहा कि टुडे आज हमारे पास सिर्फ एक टारगेट और वो टारगेट है आजादी। इंडिपेंडेंस फॉर अस इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आज जो हमें आजादी चाहिए वो हमें जो है किसी डोमिनेंट स्टेटस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड इन दिस सेशन। नेहरू रिपोर्ट को क्यों आखिर रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि जो है नेहरू रिपोर्ट जो है बच्चों डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था और हमें जो है अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। देखते हैं काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो 19 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं और अप्रोक्सीमेट 10 to 20 10 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रीवियस स्वराज पार्टी से किए थे। एक बार चीजों को लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करा दिया जाए, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको। चलिए एक बार चीजें हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो अभी हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन देखा, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ था कि राउंड टेबल लाहौर अधिवेशन की जो प्रोविजंस थे, जो अनाउंसमेंट वहां पे किया गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन से किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं है और डोमिनेंट स्टेटस जो कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा रखा प्लान किया गया था उसको जो हम त्याग रहे हैं, उसका रिनाउंसिएशन कर रहे हैं और वर्ड स्वराज का मतलब जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस और ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा जो है वो जब चाहे जब उसको लगे कि हाँ अब सही समय आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का, वो शुरू कर सकती हैं।
और हम लोगों ने देखा था कि अहमदाबाद अधिवेशन 1991 में जहाँ पे स्वराज को प्रपोज किया जाता है, उसको जो है वो प्रपोज किया था किसके द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा। और यहीं पे मौलाना हसरत मोहानी जी स्वराज शब्द का जो है, स्वराज शब्द को डिफाइन करते हैं कि जिसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल, और इसी को जो है कांग्रेस का गोल रखा जाएगा। और इस अधिवेशन, ये जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था 1921 का बच्चों, यहीं पे सीआर दास जी को जो इलेक्ट किया जाता है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। बट क्योंकि उस समय जो है सीआर दास जेल में होते हैं, तो उनकी जगह जो है हकीम अजमल खान जी जो है उस सेशन को प्रिसाइड कर रहे होते हैं। काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डिस्कस के मीन्स आप कह सकते हैं पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस कुछ जो नए पॉइंट्स होंगे, जो चीजें में भी जो है आपके माइंड से स्किप हो गई होंगी, उसी को मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, किसकी लीडरशिप में आखिर शुरू होता है। तो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं डांडी मार्च से। एंड ही विद हिज चोजन कैंपेनियंस डिपार्टेड फ्रॉम साबरमती, और साबरमती से बच्चों ये डांडी के लिए निकलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, तो साबरमती से शुरू होता है ये, और डांडी जाकर के खत्म होता है। गांधी जी की लीडरशिप नेतृत्व में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया जाता है। 12 मार्च को गांधी जी शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचते हैं और वहां जाकर के गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं। कैसे नमक कानून को गांधी जी के द्वारा तोड़ा जाता है, गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ सॉल्ट, एक मुट्ठी पर नमक को लेकर के गांधी जी जो है डांडी में जो है नमक कानून को तोड़ते हैं। एंड विद दिस सिंबॉलिक एक्ट गांधी जी ऑफिशियली स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से जो है जो ये मुट्ठी पर नमक को लेकर के नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से शुरू करते हैं, सिंबॉलिक एक्ट के रूप में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं। और ये जो गांधी जी का जो है साबरमती से डांडी तक के लिए जो यात्रा शुरू की गई थी, इसकी तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नेपोलियन के मार्च से की जाती है, जो कि एल्बा से लेकर के पेरिस के लिए मार्च करता है नेपोलियन। यही लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस कंपेयर दिस मार्च विद द मार्च ऑफ द नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट एक पूछा हुआ है कि चलिए भी मैं बताती हूँ कि लाइन सीक्वेंस में चीजों को बताऊंगी। एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटर ब्रासफोर्ड mockingly said, "Can an emperor be defeated by boiling water in a kettle?" तो देखिए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटर था जिसका नाम था ब्रासफोर्ड, उसने जो है महात्मा गांधी जी का ऐसा में मजाक इस प्रकार से उड़ाया कि क्या एक एम्परर जो है एक एम्परर को जो है, एक राजा को जो है मुट्ठी आप कह सकते हैं एक कटल में पानी उबालने से आप हरा सकते हैं। तो जैसे ये कमेंट करता है ब्रास पर, तो गांधी जी भी जो इसका रिस्पॉन्स करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि गांधी महोदय जो है इस पानी को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि जो समुद्र का पानी है पूरा का पूरा जो है, जब तक जो है हम तब तक इस समुद्र के पानी को उबाल सकते जब तक हमें जो डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा ना मिल जाए। तो वही लिखा हुआ है ऑन दिस कमेंट स्टेटमेंट्स, जस्ट वेट, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो यही लिखा हुआ है कि ऑन दिस स्टेटमेंट कमेंट स्टेट्समैन न्यूज़पेपर रिप्लाइड, महात्मा गांधी कैन बॉयल द सी वाटर टिल दे कॉल द डोमिनेंट स्टेटस। तो देख सकती हैं आप किसके रिप्लाई में गांधी जी ने ये बात कही थी, ब्रेसफोर्ड के कमेंट पे जो उसने जो मजाक उड़ाया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड टू द होल कंट्री इन द गांधी जी लीडरशिप। तमिलनाडु में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर गए थे कौन, सी राजगोपालचारी जी। सॉल्ट मार्च को शुरू किया था इन्होंने त्रिचुनापल्ली से लेकर के वेदरानम तक ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। काफी सारी चीजें हैं बच्चों, बाकी पॉइंट्स को जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में जो है इतनी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद डांडी मार्च। तो कह रहा कि डांडी मार्च से जो है क्या चीज शुरू होता है। तो डांडी मार्च से बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करें। महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस डांडी मार्च अकम्पनीड बाय हिज
फॉर इंटरेस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ये जो है मार्च शुरू होता है। और डांडी जो है 6 अप्रैल 1930 को जो डांडी पहुंच कर गांधी जी मुट्ठी भर कानून नमक को उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। द मार्च वाज ओवर 241 माइल्स फ्रॉम द गांधीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्ट विलेज ऑफ डांडी। वॉलंटियर्स वर्क फॉर 24 days। ऑन 6 अप्रैल 1931 ही रीच्ड डांडी। गांधी जी जो है डांडी पहुंचते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो आंदोलन था बच्चों पूरे भारतवर्ष में जो है अलग अलग नेताओं की लीडरशिप में जो शुरू हो जाता है। लीडर लाइक सी राजगोपालचारी टुक अप द सॉल्ट मार्च इन तमिलनाडु फ्रॉम त्रिचुनापल्ली टू वेदरानम। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन 1930। आप लोग को पता है 1930 में डांडी मार्च शुरू होता है। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जितनी प्रीवियस सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आई थिंक जो है मेरा 37th सेशन के आसपास है शायद आप लोग के लिए। तो प्लीज आप लोग जो रिमेनिंग सेशन जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड सेशन है उन सभी सेशंस को ध्यान से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा सो दैट आपकी एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।